अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वायर एक्सक्लूसिव। मैं हूं सना अदनान और आज हम बात करेंगे फूड इंडस्ट्री एंड हाउ ब्लॉगिंग कल्चर हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द फूड इंडस्ट्री। फूड इन जनरल और डाइनिंग आउट पाकिस्तान में एक सेंसिटिव जोन इस तरह से है कि फूड इज समथिंग दैट बॉन्ड्स अस। खुशी हो, गम हो, एक तो हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट के कुछ ज़्यादा एवेन्यूज़ नहीं है, कल्चरली हम खाने से बहुत क्लोज हैं। तो खाना एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को आपस में बॉन्ड करने के लिए, आपस में करीब आने के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। एक ऐसे शहर में, स्पेशली ऐसे ऐसे मुल्क में जहाँ पार्क ज़्यादा नहीं है, एंटरटेनमेंट के ज़्यादा ज़राए नहीं है, डाइनिंग आउट कल्चर बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग कल्चर है, क्योंकि अगेन डाइनिंग आउट टेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं लोगों के, लेकिन बाहर जाके खाना फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, वो एक ऐसा आउटलेट है हमारे लिए जिसको हम एज एन एंटरटेनमेंट या थेरेप्यूटिक आउटलेट यूज़ करते हैं। जाहिर है जब एक डाइनिंग इंडस्ट्री फ्लरिश हुई तो उसके साथ एक और क्लास हमारे यहाँ फ्लरिश हुई जब से डिजिटल मीडिया और इंटरनेट का दौर आम हुआ। वो थी हमारी फूड ब्लॉगर या फूड इन्फ्लुएंसर्स की इंडस्ट्री, जिसके पे अपने बहुत सवाल हैं। लेकिन आज जो हम आपसे डिस्कस करेंगे वो ऐसे इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं जो जो खुद तो एक ब्लॉगर है लेकिन वो एक एंटाई फूड ब्लॉगर है। सो देयर इज अ फूड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, देन देयर आर फूड ब्लॉगर्स हु आर सपोर्टिंग दैट रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, एंड देन उन फूड ब्लॉगर्स के जो अपने गुड या बैड या प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको जो एक्सपोज करते हैं वो है हमारे आज के गेस्ट फूडी बाबा। आई लेट हिम इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सना कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। आप फूडी बाबा, आप अपना एक्चुअल फूडी बाबा तो वो नाम है जिससे इंटरनेट की ऑडियंस आपको जानती है। आप एक्चुअल हु इज फूडी बाबा, हु आर यू एक्चुअली, अगर मैं आपसे पूछूं? Okay, so my real name is Adil Siddiq. I'm just a humble Pakistani, Karachiite. काफ़ी अरसे से खाने खा रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, प्रोमिनेंट ग्रुप्स में कमेंटिंग भी करता हूँ, रिव्यूज़ भी करता रहा हूँ। फूड का पैशन मेरा कोई ढका छुपा नहीं है और बेसिकली बाय नेचर करंटली आई एम अ बिजनेसमैन। आई रन अ कपल ऑफ बिजनेसेस. I run a couple of businesses that includes digital marketing services, content writing, ghost writing. So in addition, the thing is, I can say I run a multiple number of businesses. और I landed into this foodie बाबा अवतार या कह लें कि इस रोल को मैं इत्तेफाक से पहन लिया मैंने। कराची के बड़े वेल नोन फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर हैं आमिर भगत। तो आमिर भगत साहब ने एक वीडियोग्राफी का कोर्स लॉन्च किया। मी बीइंग अ कीन लर्नर, और मुझे कुछ ना कुछ सीखने का बड़ा शौक है, मैं उस कोर्स में पहुंच गया। जब मैं उस कोर्स में पहुंचा तो मुझे पता चला कि मैं कैमरा तो संभाल सकता हूं मगर एडिटिंग वगैरह मेरे बस का काम नहीं है। और मेरे जहन में ये था कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा, मैं बच्चों को मोटिवेट करूंगा कि हार्ड वर्क पे जाना चाहिए। और आई वांटेड टू जो आजकल की वेव है बच्चों की शॉर्टकट की तरफ जाना, उसके अगेंस्ट। बट उस बैच का जब हमारा फेयरवेल हो रहा था तब मुझे उस बैच के स्टूडेंट्स ने बोला कि सर, हमने आपको देखा है कि आप सारा वक्त खाने की तस्वीरें लगाते रहते हैं, आप फूड ब्लॉगिंग क्यों नहीं करते? तो दैट कम्स टू हियर आई कम टू योर पॉइंट एज वेल। जब आप मुझे इंट्रोड्यूस करा रही थी एंटी फूड ब्लॉगिंग, मैंने उनको कहा कि मैं फूड ब्लॉगिंग नहीं करूंगा, फूड ब्लॉगिंग मुझे नहीं आती। आई एम बेसिकली अ फूड क्रिटिक। मेरी जो डायरेक्शन है दैट इज फूड क्रिटिक। मैंने उनको कहा कि मैं फूड क्रिटिक करूंगा, मैं जो समझ आएगा जैसा लगेगा ऑनेस्ट करूंगा, तो मुझे नहीं लगता मुझे कोई देखेगा। तो उन बच्चों ने कहा कि हम आपको शूट करते हैं। तो वो तमाम क्लास के बच्चों ने उस शूट को हम उनका जो है वो फाइनल प्रोजेक्ट बना दिया। और यूं फूडी बाबा स्टार्ट हुआ और वो मोटिवेशनल स्पीकिंग, उसकी 20 वीडियोस सारी साइड में रह गई। तो दिस इज हाउ फूडी बाबा स्टार्टेड। फूडी बाबा इज ओरिजिनली अ नेम व्हिच हैज बीन, आई टेक फुल क्रेडिट ऑफ दैट। किसी की कोई गाइडेंस नहीं है, मेरे जहन में आया था। So moving forward from here, you said you are a food critic, Yeah. but we also know that restaurant industry is one of the very very few industries जो एक flourishing industry है। और जब एक of course restaurant start होता है
तो वो टीथिंग फेस में भी होता है, उसके अप्स एंड डाउन्स होते हैं. एवरी रेस्टोरेंट हैज हिज इट्स बैड डेज. तो आप पे कभी ये बैकलैश नहीं आया कि आप बिजनेसेस को हर्ट कर रहे हैं या देखिए उस किस्म की चीज है? देखिए ये बैकलैश इस एक इंसान एक इंडस्ट्री में या कहीं भी कोई भी चीज अगर ट्रेंड से हट के करेगा ना तो बैकलैश तो आना है. दैट इज, और मैं उसके लिए टोटली एक्सेप्टेबल हूं. आई हैव दिस क्लियर डायरेक्शन इन माइंड के नेगेटिविटी तो आएगी. अब कमिंग बैक टू अगेन द बेसिक्स, देखें प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि आई आई हैव अ फीलिंग कि इस वक्त डेफिनेशंस में इशू है. फूड, सारे लोग जो फूड के रिव्यूज करते हैं उनको कहा जाता है फूड ब्लॉगर्स. मेरे हिसाब से दे आर नॉट फूड ब्लॉगर्स अनटिल एंड अनलेस कि आप फूड को जज करके उसका फीडबैक दो. अभी जो इनफैक्ट 95% ऑफ द ब्लॉगर्स जो काम कर रहे हैं वो ये काम कर रहे हैं कि खाना खाते हैं, बहुत अच्छा है, और वो अगर साल की 200 वीडियोस बना रहे हैं तो 200 की 200 बहुत अच्छी हैं. टेक्निकली उनको फूड ब्लॉगर्स नहीं कहा जाएगा, उनको फूड प्रोमोटर्स और फूड इन्फ्लुएंसर्स कहा जाएगा. मैं नहीं समझता कि उनको ब्लॉगर कहना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लॉगर हो तो वो ब्लॉग करेगा तो उसकी ब्लॉगिंग में सारा वक्त पॉजिटिविटी नहीं हो सकती. मेरी डायरेक्शन ये है कि मैं ये कहता हूं कि मैं फूड ब्लॉगर नहीं हूं, मैं फूड क्रिटिक हूं. मैं खाना खाऊंगा, मुझे जैसा लगेगा अच्छा, बुरा लगेगा बुरा, और समटाइम्स बहुत बुरा और समटाइम्स बहुत अच्छा. सो दैट्स हाउ इट इज. मैं फूड को बिल्कुल एज अ रैंडम पर्सन रिव्यू करता हूं. अब आपकी बात रही टीथिंग इश्यूज वाली. जाहिर सी बात है, आई एम नॉट अ यंग ब्रैट, मुझे इंडस्ट्री का पता है. तो जब इस तरह की कोई नई एस्टेब्लिशमेंट खुलती है या कोई नई ट्री खुलती है तो आई मेक श्योर आई डोंट गो देयर. आई ट्राई टू, जब सेटल हो जाए, कोई भी रेस्टोरेंट नया खुलता है, एक तो टीथिंग इश्यूज आते हैं और एक तो पब्लिक जो है उसमें झुंड बाय झुंड पहुंचती है. जैसे आपने बताया कि पब्लिक के पास और हमारी सैडली कराची में करने को कुछ है नहीं, तो उनके पास लॉजिस्टिक इश्यूज, सप्लाई चेन इश्यूज, वो सारे होते हैं. ये हवा एक महीने में सेटल हो जाती है. देन आई डोंट गो टू एनी लॉन्च. इनफैक्ट मैं किसी लॉन्च पार्टी में भी अनटिल अनलेस कि, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जानते हैं, कोई जबरदस्ती ना बुला दे तो मैं नहीं जाता. अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है. आपने कहा द फूड ब्लॉगर्स जो होते हैं वो एक्चुअली फूड प्रमोटर्स होते हैं, विच इज ओके, आई एग्री विद यू. और आप जो है फूड क्रिटिक है. ठीक है. द कॉमन फैक्टर बिटवीन द टू इज कंटेंट. दोनों कंटेंट से कमा रहे हैं या आईबॉल्स दोनों को उनके कंटेंट के लिए मिल रही है. तो ये लाइन ये कैसे वेरीफाई होगा, या ये एक परसेप्शन होता है कि जो एंटायर रेस्टोरेंट क्रिटिक कर रहा है, क्या उसको किसी कंपेटिटर ने पे किया या क्रिटिक करने के लिए? क्योंकि हमारा अनफॉर्चुनेटली इस तरह के डायनामिक्स हैं कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को पुट डाउन करने की कोशिश करता है. तो हाउ डू यू नेविगेट थ्रू दिस, बिकॉज बोथ आर डूइंग कंटेंट और मोनेटाइज आईबॉल्स तो दोनों को मिल रही है. See, some things are clearly very obvious. जैसा कि if I go specifically on my content, obviously मेरे, अगर मैं किसी का पॉजिटिव रिव्यू दे देता हूं तो उस पर ये कमेंट आता है कि मैंने पैसे ले लिए. अगर मैं नेगेटिव रिव्यू देता हूं तो ये कमेंट आता है कि मैंने जो है वो किसी कंपेटिटर से पैसे लिए हैं या जानबूझ के डिफेम किया. मेरा एक मानना है ऐसा ना, ऑनेस्टली, कि देखें, जब हम एक फ्री प्लेटफॉर्म पे, एक एग्जांपल है फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, कहीं भी हो गया, ये वो प्लेटफॉर्म है जिसपे कमेंटिंग करना ना कि कोई पैसे नहीं है, जिसको देखने के कोई पैसे नहीं है. जब एक सेलिब्रिटी, एक इन्फ्लुएंसर, एक ब्लॉगर, एक क्रिटिक अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे डाल देता है ना, अब उसने एक फ्री प्लेटफॉर्म पे एक कीबोर्ड वॉरियर के हाथ में अपने आप को दे दिया. वहां से अप्रिसिएशन आए कि नेगेटिविटी आए, दोनों आ सकती है. एंड देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी अप्रिसिएशन से खुश नहीं होना और नेगेटिविटी से डिसहार्ट नहीं होना. आई डोंट बिलीव इन दैट. जाहिर सी बात है कि अगर मेरे कंटेंट से लोग रेजोनेट करेंगे, इफ दे रियलाइज, होगा क्या कि अब फूडी बाबा है, फूडी बाबा को 18 महीने हो गए, कुछ 400-500 मेरी जेन्युइन ओरिजिनल वीडियोस हैं. जाहिर सी बात है ऑडियंस ने मेरे से लिंक किया होगा, जब भी तो मेरे साथ कनेक्टेड हैं. तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देखते हैं कि हम अगर कोई नेगेटिव रिव्यू डालते हैं तो उसमें जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो 10-20% भी नहीं होते. 80% पीपल जेन्युइनली कनेक्ट कंस्ट्रक्टिवली कि आपको शायद ये पसंद नहीं आया, हमें ये पसंद आया, या यस दे एग्री विथ मी. सो दैट्स हाउ इट इज. इट्स एन इवॉल्विंग प्रोसेस. बट
my question to be specific is between positivity and negativity, how do you establish credibility? मसला ये नहीं है कि आप किसी को yes या no कह रहे हैं, वो yes या no credible है, ये इसका evidence आप किस तरीके से देखिए, ensure करते हैं? अनफॉर्चुनेटली इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके ग्लोरीफाइड वो जगहें जो मुझे नहीं पसंद आई हैं, जिनके ग्लोरीफाइड रिव्यूज के फेवरेबल कमेंट्स मेरे से ज्यादा हैं। बट जहां तक बात रही क्या कहते हैं एस्टैब्लिश करने की, आई डोंट थिंक देयर इज अ डायरेक्ट इंडिकेटर टू दैट। क्वाइट ऑनेस्टली आई कांट से दैट, क्योंकि हो सकता है कि एक बड़ा कंटेंट क्रिएटर है, उसकी फॉलोइंग ज्यादा है तो पब्लिक उसको फॉलो करेगी। आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल, रहमान बिरयानी। रहमान बिरयानी मेरा ख्याल है पाकिस्तान कराची की सबसे ज्यादा सेलिंग बिरयानी पॉइंट है, उसकी डेली की 75 to 80 देग्स की सेल है। मुझे वो बिरयानी बिल्कुल समझ नहीं आती। मैंने उसकी वीडियो डाली, उस वीडियो पे 90% लोग मेरे से अग्री करते हैं, उसके बावजूद भी ही इज द हाईएस्ट सेलर ऑफ बिरयानी इन कराची। रीजन? आई सम अगर मैं उसके रीजन को डिफाइन करना चाहूं तो मैं उसको भी स्पेसिफाई कर सकता हूं। रहमान बिरयानी मुझे क्यों पसंद नहीं आई? रहमान बिरयानी मुझे इसीलिए पसंद नहीं आई क्योंकि मुझे लगता है कि वो एग्जैजरेटेड गरम मसाले की बिरयानी है। अब देर इज अ टेस्ट बड इन कराची, क्योंकि कराची जैसा कि आपने शुरू में बोला मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ किस्म की लाइकिंग है। अब ऐसी भी पब्लिक है जो सेला बिरयानी, सेला चावल में बिरयानी नहीं खाती, मुझे नहीं समझ आता, मगर लोग खाते हैं। तो एक पब्लिक है जिसका रहमान बिरयानी के साथ नॉस्टैल्जिया और कनेक्ट है, और वो रहेगा, और वो हमेशा रहेगा। मेरे एक रिव्यू से ना उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट जाना है, बट यस, बहुत सारी पब्लिक उस चीज से क्लिक करती है और वो उसके पास नहीं जाती। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा ओपिनियन जो है वो डिफाइंड ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन सब्जेक्टिव है, मुझे समझ नहीं आती, बहुत सारे लोग मेरे से एग्री करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं। एग्जाम्पल है हमजा भट्टी है, ही इज वन ऑफ द लीडिंग डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स ऑफ पाकिस्तान, और वो जब भी कराची आता है वो रहमान बिरयानी के मुफ्त बिरयानी के डब्बे लेके जाता है। अब मैंने मुफ्त क्यों बोला? क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस तरह का कंटेंट जो चलता है उसके पीछे भी एक बहुत सारी नेगेटिव साइंस है। तो देयर आर पीपल, इनफैक्ट इरफान जुनेजो को पसंद आती है। सो एज यू सेड कि आपने रहमान बिरयानी का एग्जाम्पल दिया, आपको नहीं पसंद, लोगों को पसंद भी है, तो डोंट यू थिंक फूड इज अ मैटर ऑफ टेस्ट एंड इट्स वेरी सब्जेक्टिव? तो इसमें अगर हम प्रमोशन या क्रिटिक की बात करें, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही चीज़ सबको पसंद आए। हर कराची बिरयानी, लाहौर बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, दे आर ऑल बिरयानी, बट एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट टेस्ट। तो आपको नहीं लगता कि कभी कभी नेगेटिव रिव्यू उसकी सब्जेक्टिविटी या पर्सनल प्रेफरेंस को ओवरशैडो कर देता है? देखिए, इसका पता है जवाब क्या है? इसके एक एक बड़ा सीधा जवाब है, एक कंट्रोवर्शियल जवाब है। सीधा जवाब ये है कि देखिए, मैं समझता हूं देयर इज नो सच थिंग एज फूड में नेगेटिव रिव्यू, देयर इज अ रिव्यू। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप एक बात कहें कि एक बंदा कहे कि मैं रिव्यू दे रहा हूं, अब रिव्यू की डायमेंशन ओनली पॉजिटिव कैसे हो सकती है? दैट्स नॉट पॉसिबल ना। हाउ कैन समवन से कि मैंने एक बड़े मशहूर हमारे फूड ब्लॉगर हैं, पाकिस्तान के नंबर 1 फूड ब्लॉगर हैं, उनकी 7 साल की जर्नी में एक नेगेटिव रिव्यू नहीं है। इज दैट अ पॉसिबल? मतलब मुझे दुनिया में एक आदमी बता दें जो अगर 5-10 साल से खाना खा रहा है, उसको हर रोज खाना अच्छा लगता है। दैट्स नॉट पॉसिबल ना। And it's not strictly related to food. Anything, if you are reviewing a movie, you are reviewing anything, until and unless you are biased, it can't be that every time it's positive. True, there can be a dimension when people say कि हमें जो अच्छा लगता है हम उस पर बात ही नहीं करते, then you are not reviewing, basically you are lying. So एक बात ये है कि फूड रिव्यू कभी भी 100% पॉजिटिव नहीं हो सकता until and unless there is an element of paid रिश्वत और whatever you call is involved. That's my firm stance. अब दूसरी बात यह है कि खाना सब्जेक्टिव है, बट अगर हम बात करें, अगर खाना सब्जेक्टिव है तो फिर ब्लॉगर्स की, फूडी बाबा की, हमजा भट्टी की, फलाने की, इसकी, इन सब की जरूरत क्यों है? देखिए, मैं बताऊं, इस इंडस्ट्री का एक डिलेमा है, एक प्रॉब्लम है कि जब भी कोई रेस्टोरेंट है वो ये चाहता है कि उसके रेस्टोरेंट पे रश लग जाए। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। किसी को भी अपनी प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, हर बंदा रश लगाना चाहता है।
अब रश लगाने के लिए होता ये है कि रश लगाने के लिए उसके पास आसान तरीका ये होता है कि किसी को 2, 4, 5, 10, 1 लाख रुपए जितने भी किसी के रेट हैं वो दो, उसको बुलाओ और उससे झूठा रिव्यू बनवा लो। क्यों कहा मैंने झूठा रिव्यू? क्योंकि जब मेरे और आपके बीच में, अगर आप रेस्टोरेंट ओनर हो, ये मामला तय हो गए हैं कि मैं आपसे पैसे लूंगा, मैं आपकी ब्रांड को मुंह में डाले बगैर बोलूंगा टेस्टी है, देन इट्स फेक ना, इट्स लाइंग। So there is a huge difference between promoting something and taking money and lying about it. True. अब प्रॉब्लम यह है कि इससे एक हवा बन जाती है, एक लहर बन जाती है, और मैं तकरीबन कराची के, पाकिस्तान के जितने टॉप ब्लॉगर्स हैं, इंक्लूडिंग द एलिटिस्ट, उनके रिव्यूज भी दिखा सकता हूं कि उन्होंने एक जगह को रेविंग रिव्यू दिया और वो जगह बंद पड़ी। तो दैट्स हाउ इट इज। आप ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बीच में बैठ गई है कि अगर ब्लॉगर से हम झूठा रिव्यू नहीं डलवाएंगे तो हमारा काम चलेगा नहीं। और इस चीज को ब्लॉगर्स कैश कर रहे हैं। और आप देखें तो, आप हर साल आपकी फीड में देखें तो, अगर पिछले साल 500 ब्लॉगर्स थे तो इस साल 1500 हैं, अगले साल 3000 हो जाएंगे और 5000 हो जाएंगे। दैट्स द प्रॉब्लम। But I feel with all these Facebook communities coming up, अब आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक में थोड़ी सी ये अवेयरनेस है दैट ब्लॉगर्स जो होते हैं दे आर पेड, और एवरी वर्ड यू हैव टू टेक देयर वर्ड विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। चाहे वो अपैरल हो, स्किन केयर हो, कॉस्मेटिक ब्लॉगर्स हो, मेकअप ब्लॉगर्स हैं या फूड ब्लॉगर्स हैं। नाउ दैट बीइंग सेड, आपके रिव्यूज पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। बिल्कुल। तो ये फिर वही पब्लिक जो किसी ब्लॉगर को पेड ब्लॉगर कह रही है, वो ये कैसे नहीं फील करेगी कि आप जिसका पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं वो आप पैसे लेके नहीं दे रहे, बट वो आपका जेन्युइन इसका बड़ा सिंपल आंसर है, जिसको मैंने आपको पहले भी जवाब दिया कि मेरे सारे रिव्यू पॉजिटिव नहीं है, सारे नेगेटिव नहीं। और दूसरी बात यह है कि मैं जो हूं एक एक्सेसिबल इंसान, एक नॉर्मल इंसान की तरह ऑपरेट करता हूं। मुझे जो जगह अच्छी लगती है वहां पे मैं लोगों को पाया भी जाऊंगा। अगर मैंने किसी जगह के पैसे लेके अगर काम किया होता तो फिर मैं उसको पैसे लेके चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मुझे जो स्पॉट्स अच्छे लगते हैं मैं आपको वहां पे बैठा हुआ, यूजुअली हैंग आउट करता हुआ भी मिलूंगा। दूसरी बात कि जो लोग पेड ब्लॉगिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि पब्लिक को समझ नहीं आ रहा, पब्लिक को भी समझ आता है। अब कराची, मैं आपको पर्टिकुलरली कराची का एक मसला बताऊं। कराची में जो पेड ब्लॉगिंग करते हैं ना, पेड ब्लॉगिंग कराची में 75% एक ही तरह की होती है। आप लोग अगर अपनी फीड्स पे देखेंगे तो ये जो पेड ब्लॉगर्स हैं करते क्या है कि रेस्टोरेंट क्या करता है कि अपनी सेल चलाने के लिए एक ऐसी स्टूपिड डील निकालेगा, 1000 रुपए में 3 बर्गर ले जाओ, 1000 रुपए में 2 बिरयानी फलाना धमाका ले जाओ। अब ब्लॉगर उसकी वीडियो बना के पब्लिक के सामने रख देता है। पब्लिक को भी पता है कि उसने पैसे लिए और ये डील मारी है, मगर होता क्या है कि वो डील इतनी अट्रैक्टिव होती है कि पब्लिक पहुंच जाती है। कन्वर्सली जब मुझे रेस्टोरेंट ये ऑफर करता है ना कि आप हमारी ये डील प्रमोट कर दें, मैं उसको पहले उससे पता है क्या बात करता हूं, इसीलिए हम इंडस्ट्री की, मैं लहर से अलग चलता हूं। मैं उसको बोलता हूं तुमने इसकी कॉस्टिंग की है? वो बोलता है बस मुझे रश चाहिए। अरे भाई, इन पैसों से तो तुम्हारी गैस और ऑयल का पैसे ही नहीं निकल रहे, तुम क्या करोगे? सर एक दफा रश आ जाए फिर देख लूंगा। एक तो प्रॉब्लम यही है कि इस इंडस्ट्री में आधे से ज्यादा लोग देखा देखी में आ रहे हैं। सामने गली वाले का बन कबाब चल रहा है, मैं भी बन कबाब का रेड़ा लगा दूं। उसकी स्टेक चल रही है, मैं भी स्टेक खोल लूं। या कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है, जिसको इंडस्ट्री में बैठ के इन होना है, बगैर रिसर्चिंग बगैर कॉस्टिंग घुस जाते हैं और फिर उनको ये कहा जाता है कि ब्लॉगर से अपना रेस्टोरेंट चला लो। तो ये बड़े कंसर्न्स है इस इंडस्ट्री के, जिसकी वजह से इन पेड मुफ्ताखोरों की एक फौज डेवलप हो रही है। अच्छा, थोड़ा सा आई ट्राई टू बी अ डेविल्स एडवोकेट हियर। आपने कहा कि कि वो कॉस्ट भी नहीं निकल रही होती और रश लगाने पे खड़े होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, इस हम अच्छे रेस्टोरेंट्स की बात कर लेते हैं जो कोशिश करते हैं अच्छा। कॉस्ट फ्लेशन, इन्फ्लेशन, फूड कॉस्टिंग इज अ बिग थिंग, स्पेशली वो जो थोड़ा इम्पोर्टेड या अच्छा इंग्रेडिएंट बिल्कुल यूज बिल्कुल। करने, क्योंकि एक्सचेंज रेट इश्यूज है, इंग्रेडिएंट कॉस्ट हर हफ्ते चेंज हो रही होती है। तो समवेयर आई फील कि उनकी अप्रोच ये होती है कि कॉस्ट कटिंग के बजाय आप वॉल्यूम से वो लॉस को कवर किया करो। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास चॉइस ही है कि रश लगा के या जल्दी रेवेन्यू इंक्रीज करके उस वो जो कॉस्ट का फैक्टर है या जहां वो लॉस कर रहे हैं उसको वो ओवरकम करें।
देखिए मैं आपको समझाऊं, इस सवाल में ना थोड़ी सी एक वीकनेस है। वीकनेस ये है कि देखें, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, कोई भी बिजनेस हो, फूड का बिजनेस ही रन करने के लिए दो तरह की कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स हम्म, कॉस्ट। आपकी अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है, एक एग्जांपल है कि आपको चीज का स्लाइस 40 रुपए का पड़ रहा है, ठीक है, आप जो है चीज का स्लाइस 40 रुपए का पड़ा है, तो चाहे आप 1000 बर्गर बेचो, चाहे आप 50 बर्गर बेचो, पड़ेगा वो 40 रुपए का ही। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो अपनी जगह फिक्स है। अब जो लोग वॉल्यूम का गेम करते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या है? अब देखें, इसमें आपने जो एग्जांपल दी ना, कोई भी हाई स्केल रेस्टोरेंट कभी भी ये वॉल्यूम का गेम नहीं करना चाहेगा। यू वोंट सी कोलाची डूइंग दिस हम्म, स्टूपिड एक्टिविटीज, यू वोंट सी कोलाची यूजिंग ब्लॉगर्स और दीज लेम एस ब्लॉगर्स टू प्रमोट 700-800 की डील। ना बारबेक्यू टू नाइट करेगा। रेस्पेक्टेबल रेस्टोरेंट जिनके पास रश है, उनको कॉस्टिंग का पता है, वो ये हरकत करेंगे नहीं। करता पता है कौन है? हुसैनाबाद का बर्गर वाला, बंस रोड का रोल वाला। ये वो लोग करते हैं जिनके पास सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जिनके पास लॉजिस्टिक्स कंस्ट्रेंट होते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा आज का प्रोडक्ट निकल जाए। उनको इतनी समझ ही नहीं होती कि भाई तुम प्रोडक्ट तो निकाल लोगे, बट उस दिन जो तुमने तेल और गैस जलाया, जो तुमने 15 दिन की उधारी पे देना है, उसके तो पैसे ही नहीं निकले। 15 दिन बाद तुम कर्जे में खड़े हुए होगे। और ऐसे ही होता है। तो ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जो लोगों को समझाने पड़ते हैं, लोगों की समझ ही नहीं आते। आपको रेस्टोरेंट्स कभी अप्रोच करते हैं एक कोई एज अ फूड क्रिटिक पॉजिटिव पेड रिव्यू देने के रोजाना लिए? करते हैं, दिन के 10 मैसेज आते हैं। तो फिर आप कैसे नेविगेट हमारा करते हैं? एक ही जवाब होता है, हमारे मेरे पास रिप्लाई सेव्ड है। वी डोंट अप्रूव पीआर, वी डोंट गो ऑन इनवाइट। सिंपल। We tell them, if you want us to come, we will come any day randomly without even telling you. Why? Because we don't want that prime experience. We don't want someone to give us attention. Although it comes indirectly, क्योंकि फेस तो नहीं छुपा सकता मैं अपना, वो मिल जाती है, बट मैं कोशिश करता हूं कि रैंडमली, बगैर बताए, बगैर प्लान आऊं। और अगर मुझे कोई कहता है कि ये हमारा मेन्यू है, ये आप ट्राई करें, मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि जब तक आप मुझे अपना बैंक अकाउंट नहीं भेजोगे, जब तक मेरे पैसे ट्रांसफर नहीं होते, आपको मेरे ऑफिस की लोकेशन मिलेगी नहीं। तो ये मेरा तरीकाकार होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, नेम 2 और 3 ओवररेटेड रेस्टोरेंट्स जिनकी हाइप बढ़ी है सोशल मीडिया पे, लेकिन आपके ख्याल में वो आइदर पेड हाइप है या वो ओवररेटेड है, तो आप पॉइंट आउट कर सके। कैन यू टेक नेम्स? आई कैन टेक अ लॉट ऑफ नेम्स। देखिए, सबसे पहले अगर आप बात करें जिनकी हाइप बहुत ज्यादा बनी हुई है, और ठीक, सबसे पहला नाम तो रहमान बिरयानी है। उसकी हाइप बहुत ज़्यादा है, मुझे वो प्रोडक्ट बिल्कुल समझ नहीं आती। उसके बाद आप चले जाएं, मैं टॉप एंड की बात करूं, टॉप एंड की, टॉप एंड में किसका जिक्र करूंगा जिसको बुरा भी ना लगे और काम भी हो जाए? हाँ, कॉफी बीन एंड टी लीफ। कॉफी बीन एंड टी लीफ वाज अ वेरी सब पार एक्सपीरियंस। कॉफी बीन एंड टी लीफ मेरी बिल्कुल समझ नहीं आया, बट उसकी जो शुरू में हाइप बनी थी, ये अभी बताना भी फजूल है, उसकी जो शुरू में हाइप बनी थी वो इतनी डाई डाउन हो गई है कि अब वो ब्रांड बिल्कुल आउट ऑफ डिस्कशन हो गई है। और मैं कॉफी बीन को तो आई थिंक बॉयकॉट का भी एडवांटेज मिला है, सिंस इट्स एन आयरिश कॉफी ब्रांड, और वो आई बॉयकॉट आई इश्यूज की हाँ, वजह से पीपल हैव शिफ्टेड। अच्छा, मुझे इसके ओरिजिन का बिल्कुल आइडिया नहीं था। हाउ वुड यू रेट ये जो टॉप ऑफ द लाइन जो एलीट है, लाइक इजाकिया एक्सपीरियंस, या इस क्लास के हैं रेस्टोरेंट्स हैं? देखिए, टॉप ऑफ द लाइन, इजाकिया पे मैं अभी तक गया नहीं हूँ। टॉप ऑफ द लाइन जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, उसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि इस वक्त कराची में जितने भी टॉप ऑफ द लाइन रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, उनकी दो कैटेगरीज है। एक जो ट्रूली जेन्युइन प्रोडक्ट लेके आता है, दूसरा एक को देख के बना लेता है। इसकी इसकी बड़ी प्राइम एग्जांपल है, मुझे पता नहीं है, 3 महीने पहले तक तो चल रहा था, एक रेस्टोरेंट खुला था थोड़े दिनों पहले, शिकागो प्राइम। शिकागो प्राइम के लॉन्च पे मुझे बुलाया, किसी के रेफरेंस के थ्रू मैं गया था, मुझे बुलाया गया था फूड टेस्टिंग के लिए। एंड आई वाज अपॉल्ड एट द मेन्यू। इट्स द सेम मोरक्कन चिकन, सेम थिंग जो हर जगह मिल रही है। तो दैट वाज अ वेरी सब पार एक्सपीरियंस। बट देर आर प्लेसेस लाइक दिस न्यू प्लेस याजू, आई वेंट देयर।
शेफ रिदा जिसको देख रही हैं, उनके पास बड़ा इंटरेस्टिंग मेन्यू है। इसके अलावा एक मैं जो मेरे बहुत दिल के करीब है, दैट इज एडो। एडो पे अदनान इतना जबरदस्त काम कर रहा है, मतलब बंदा क्रेजी है कि अगर उसको वो अपना जापानीज राइस हैं तो वो जापानीज राइस भी टॉप क्वालिटी के जापान से इंपोर्ट कर रहा है। और जो उसकी प्रोडक्ट है, उसकी प्रोडक्ट में उसकी ऑनेस्टी और उसका इनपुट दिख रहा है। बहुत जगह सिर्फ ये हो रहा है, भेड़ चाल है, जैसे कि कबाबजीज कर रहा है। एक एग्जांपल है, भेड़ चाल है कि जो भी बड़ा चलता बिजनेस नजर आए उसके बड़े शेफ को उठाओ और रेस्टोरेंट खोल दो, उसी मेन्यू को एग्जैक्ट छाप दो। ये कोई इनोवेशन तो नहीं है ना। तो इस तरह अगर मैं बात करूं तो मैं कबाबजीज फ्राइड चिकन को बिल्कुल इस चीज में लाऊंगा कि आपने एक मैटर को कैपिटलाइज करके सिंपली एक बेसिक प्रोडक्ट को आपने उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। देयर इज नो इनोवेशन, जबकि आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं, जितनी स्किल सेट है, आप इस पे बहुत कुछ कर सकते हैं। बट आपने जो एग्जांपल्स दी एडो या याजू, इस तरह की, ये वो रेस्टोरेंट्स हैं जो हाईली क्वालिफाइड culinary शेफ्स लाते हैं, कुक्स लाते हैं। ऑफ कोर्स कबाबजीज या छोटे रेस्टोरेंट्स, आप रहमान बिरयानी या हुसैनाबाद, वहाँ के लोगों से तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप हाईली क्वालिफाइड शेफ्स लाएं और वो इस तरह के इनोवेशन करें। तो ऑफ कोर्स हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू नेविगेट दिस ट्रिकी पाथ? या तो उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट हो कि वो ऐसे शेफ्स अफोर्ड कर सकें। इसकी बड़ी अच्छी डिस्कशन है। इसमें मैं एक ऐसे रेस्टोरेंट का, एक ऐसी हुसैनाबाद की एक ऐसी इटरी का डिस्कशन करूंगा जिसकी आजकल मेरे साथ कंट्रोवर्सी जो है वो तकरीबन सोशल मीडिया पे फायर बनी हुई है। स्नैकफ्लिक्स। स्नैकफ्लिक्स वाला जो है, आज से 3-4 साल पहले पाकिस्तानी मार्केट में कॉर्न डॉग लाया। देखें, इसको कहते हैं एटलीस्ट एफर्ट देना। उसने एक नई प्रोडक्ट की ट्राई की। ठीक है, इन पर्सन मुझे उसकी जो वेरिएशन है वो बहुत हॉरिबल लगती है, बट फूडी बाबा या अदील बीइंग एक ऐसा पर्सन जिसको हर जगह सब्जेक्टिव होना जरूरी है, तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उसने कम से कम कुछ चीज करने की कोशिश की और उसको रिलेटिव सक्सेस मिली। मुझे पता था इवेंचुअली प्रोडक्ट डाई डाउन हो जाएगी और वो हो गई है। इसके अलावा आप देखें देखें छोटे वेंडर्स के पास भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप देखें कि लोगों ने फ्राइज के साथ पाकिस्तान में क्या गेम खेला है, पिज्जा फ्राइज, मटका फ्राइज, और अब जो है क्या कहते हैं, इसी तरह इतनी सारी दुनिया में स्ट्रीट स्नैक मिलता है जिसको अगर वो लोग रेप्लिकेट अच्छे तरीके से कर सकें। अब एक सिंपल सी बात है, लोग मुझसे पूछते हैं कि हम क्या करें, क्या इनोवेशन करें। मैं उनको एक सिंपल बात बोलता हूं, मैक्सिको का स्ट्रीट फूड उठाओ और यहाँ पे लाके बेच दो। मैक्सिको का स्ट्रीट फूड एक तो यहाँ पे बनाना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, लोगों के जहन में एक हाइप बनी हुई है कि उसका इंग्रेडिएंट है, मगर उसको इजीली एडजस्ट किया जा सकता है। दैट इज अ वेरी गुड फूड। मैक्सिको कॉर्न, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, और लोग कर भी रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब की वीडियोस ही देख के कर रहे हैं, मगर कर रहे हैं, अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, और कुछ कामयाब है, कुछ कामयाब नहीं है। बट फ्राइज या इस तरह की चीजें तो स्नैकिंग आइटम हो गई। एक रेस्टोरेंट, व्हेन वी टॉक रेस्टोरेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रॉपर मील। बारबेक्यू टुनाइट हो गया या याजू हो गया, दे आर प्रॉपर culinary experiences. अब अगर समवन फ्रॉम नाजमाबाद या हुसैनाबाद फॉर दैट मैटर, आप उस बंदे से कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि उसके पास मैक्सिको का एक्सपोजर भी होगा? या तो आप चलें डिफेंस की आवाम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ट्रैवल करके वहाँ से सीख के आए, यहाँ इम्प्लीमेंट करें, जैसे लोग थाई जापानीज कुजीन कर रहे हैं, और एक क्वालिफाइड शेफ ले आए, उसको अच्छी सैलरी नहीं, दें। ये पता है, हमें लगता है, हमें लगता है एक्सपोजर इस वक्त बहुत है, सबके पास इंटरनेट है, सबके पास यूट्यूब है। मैं आपको इसकी बड़ी सिंपल मिसाल गिनवा सकता हूँ। एक ब्रांड है रोड हाउस किचन। रोड हाउस किचन उन्होंने स्टार्ट किया था नाजमाबाद से। वो नाजमाबाद में वो एक प्रोडक्ट लेकर आए थे, BLT चिकन, जिसमें वो बड़ा सा बीफ का कबाब टाइप का आइटम होता है जिसको वो स्टेक कहते हैं। अब वो डिफेंस में ब्रांच आउट कर गए। एक एग्जाम्पल। अच्छा, फिर अगर आप देखें कि अपने रिसोर्सेज में बैठ के लोगों ने, अगर आप हैदराबाद या जौहर की तरफ जाएं तो लोगों ने कार्ट में कैसे इनोवेशन लाए। एक एग्जाम्पल है कुचीना मिस्ता। हम सोच नहीं सकते थे कराची में कार्ट पे हॉटपॉट मिलेगा। वो नम नूडल्स लेकर आया है, वो कार्ट में जो है हॉटपॉट दे रहा है। The latest the dumpling rave in Pakistan, Karachi. Again, sorry to cut you, if you know the person who owns Cucina Mesta,
इज अ क्वालिफाइड शेफ, या वो कॉथम से खुद ग्रेजुएटेड है, तो जाहिर है वो एजुकेटेड लोगों का तो यही एक्सपोजर लोग होगा तो ना। इनोवेशन ला रहे हैं ना। अगर हम एरियाज की बात करें, अब साइगोन है, साइगोन का जो कार्ट है वो भी चाइनीज निकाल रहा है। तो पीपल आर कमिंग आउट विद डिफरेंट इनोवेशंस। अपनी कैपेसिटी में इनोवेशन छोटी मोटी हो रही है और कुछ चीजें रेप्लिकेट भी हो रही हैं। जैसे कराची में आजकल एक नई वेव आई हुई है, हैदराबादी बीफ पुलाव। तकरीबन को 50 जगहें खुल चुकी हैं हैदराबादी बीफ पुलाव या पुलाव बिरयानी। हर जगह अपने हिसाब से कुछ ना कुछ इनोवेशन हो रही है। लियाकताबाद में एक जगह एक बंदा बीफ के चॉप्स देता है, वो भी बड़ा हिट है, बड़ा फेमस है। तो अपने हिसाब से लोग अपनी लेवल पे इनोवेशन की पॉसिबिलिटी हर जगह है। तो जैसे हम लोगों ने की है, फ्राइज को पता नहीं घुमा घुमा के क्या क्या कर दिया है। पिछले कोविड के बाद यूजुअली, ऑल्दो आई एम नॉट अ हॉट पॉट पर्सन माई सेल्फ, आई एक एम आई बट एम हॉट पॉट इज अ बिग, यू नो, एक तो एक सोशल वो भी हाइप बनी हुई है। वैंग वैंग से ये आई थिंक शुरू हुआ था, एंड नाउ एक चाहे वो होम केटरर्स हो या कार्ट पे हॉटपॉट मिलना हो या प्रॉपर हॉटपॉट स्पॉट्स हो, तो हाउ डू यू फील अबाउट दिस हॉटपॉट कल्चर टेकिंग ओवर कराची? वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और उसका जवाब भी आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। देखें, कल्चर है, बट मैं अगर इसको बिजनेस एस्पेक्ट से देखूं ना, तो अगर 3 साल में हॉटपॉट की हवा चली है ना, तो अगर 15 खुले हैं तो 10 बंद भी हुए। एक ओके, एग्जांपल है हॉटपॉट कराची एचपी के, यस, जो उस पे था वो बंद हो गया। इसके अलावा एटलीस्ट 4 5 6 जगहें ऐसी हैं जो खुल के बंद हुई हैं। देखें, होता पता है क्या है, एक 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 किसी भी चीज की एक वेव आती है, और कराची वालों के पास, जैसे कि हमने इस डिस्कशन के शुरू में कहा, कि करने के लिए और कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। तो तजर्बा करने के लिए लोग पहुंचते हैं और उसके आइट्रेशंस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। आइट्रेशंस कैसे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं? अभी जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उससे भी ये लिंक करता है कि अगर डिफेंस में हॉटपॉट 2500 का मिल रहा है ना, तो गुलशन का एक पढ़ा लिखा एमबीए का बच्चा सोचता है, यार मैं ये चीज 1200 रुपए की गुलशन में लॉन्च कर दूं। तो इस तरह उसके वर्जन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अब कुचीना मिस्ता वाला जो है, उसने 700 रुपए में ला गया। तो एक वेव आती है, पब्लिक इंटरेक्ट करती है, मगर क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है वो एक स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट कर रही होती है, इवेंचुअली वो सेटल डाउन हो जाती है। अब एक एग्जांपल है कि वैंग वैंग ने हॉटपॉट खोला। वैंग वैंग आज भी हॉटपॉट में नंबर 1 है। ये मैं भी कहता हूं, एज अ क्रिटिक मैं कहता हूं कि उससे अच्छा हॉटपॉट कोई नहीं देता। जितने लोगों ने हॉटपॉट खोला, अब होता क्या है, भेड़चाल है। खोल बहुत सारे लोगों ने दिया है, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने अपने मेन्यू में इसको एज अ वैल्यू एडिशन भी डाल दिया है। बट वो एक ऐसी प्रोडक्ट है कि शुरू शुरू में लोगों ने ट्राई तो कर ली, मगर वो उसका सस्टेन होने के चांसेस बहुत लिमिटेड है। क्यों? दो वजूहात। एक तो हॉटपॉट का जो एक्सपीरियंस है वो सिंगल बंदा एक्सपीरियंस नहीं है। हॉटपॉट इज एन एक्सपीरियंस दैट शुड बी मिनिमम एंजॉयड विद 2 to 3 पीपल। फिर उसके बाद कॉस्टली है। अगर आप हॉटपॉट पे जाएं जो डिसेंट लेवल का हॉटपॉट, जिसमें एटलीस्ट 3 मीट ऑप्शन हो, हाई एंड वेजिटेबल्स के ऑप्शन हो, वो मिनिमम 2500 पर हेड पड़ता है। तो वो जाहिर सी बात है कि एक लिमिटेड स्केल को लिमिट हो गया, एक लिमिटेड ऑडियंस को लिमिट हो गया। तो इसके जितने आइट्रेशंस खुले हैं, मेरी अपनी एनालिसिस के मुताबिक 60% हैव क्लोज डाउन एज वेल। अच्छा, डू यू थिंक जो ये प्रीमियम टारगेटेड मार्केट में ऑफ कोर्स वो इंग्रेडिएंट्स भी इंपोर्टेड यूज करते हाँ। हैं, जो चीज 5,000 6,000 पर हेड पे स्टार्ट हुई है और जो 500 700 या इवन 1,000 पर हेड पे आती है, ऑफ कोर्स वो कॉस्ट इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स या लोकलाइज्ड इंग्रेडिएंट्स यूज करते होंगे, तो टेस्ट या क्वालिटी इन चीजों से फिर इम्पैक्ट होती है। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती है, बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट होती है। आप वैंग वैंग का अगर हॉटपॉट खाएं, आई बिलीव कितने का है मुझे याद नहीं आई है। थिंक 6,000। 6, अगर आप सारे इंग्रेडिएंट्स के खाएं तो 3 4 बंदों का 7 8 थाउजेंड, इनफैक्ट 10,000 तो स्टार्ट 6,000 से हो स्टार्ट जाता 6,000 से होता है। मेरे ख्याल है 3 बंदों का बिल 10,000 इजीली बनता है। अब वैंग वैंग में आपको क्रैब मिलेगा, वैंग वैंग में आपको वो बीफ स्ट्रिप्स को क्या, बीफ कार्पाचियो मिलेगा, और आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। अब यही चीज अगर आप 800 रुपए की कुचीना मिस्ता के हॉट बॉल में डालोगे, तो आपको चिकन के वो सॉसेजेस मिल जाएंगे, नूडल मिल जाएंगे, ब्रॉथ मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी पब्लिक है, ऐसी पब्लिक है जिसको कम पैसों में खाना चाहिए। अगर आप उसको वैंग वैंग के हॉटपॉट में बिठा दोगे और अपनी जेब से पैसे दे दोगे, तब भी उसके जहन में यही होगा कि ये खाना अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि ये महंगा है, ये महंगा है।
पब्लिक, हमारी कराची की पब्लिक, पाकिस्तान की पब्लिक बहुत ज्यादा जगहों पे इतनी प्राइस सेंसिटिव है कि वो आपसे लड़ जाएगी कि भाई बीफ बर्गर 4,000 रुपए का हो ही नहीं सकता, तुम गलत प्रमोट कर रहे हो। ये भी प्रॉब्लम है। बट डिफरेंस है बट कमिंग टू दिस, आप जो बात कर रहे हैं कुचीना मिस्टा वर्सेस वैंग वैंग, जौहर का बंदा या वैंग वैंग जो आपसे 6,000 या 8,000 ले रहा है जिस क्रैप के, जौहर में तो वो आवाम भी एग्जिस्ट कितनी परसेंट करती है जो क्रैप खाना नहीं पसंद नहीं करेगी? करती है। द देखें, परसेंटेज इक्के दुक्के तो परसेंटेज है। होंगे। मैं आपको बताऊं, A lot of people are not comfortable. सुशी तो अब टाइम हो गया सुशी को आए, लेकिन आज तक ऐसे लोग हैं जो सुशी से हेसिटेट करते हैं. दे कैन नॉट डाइजेस्ट द आइडिया ऑफ ईटिंग समथिंग दैट लुक्स लाइक रॉ फिश. मेरे हिसाब से आप और मैं ये ऑब्जर्व करे होंगे कि पिछले 15 सालों में कराची के अंदर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो अब जो है वो डिफेंस और क्लिफ्टन से लिमिट हो गई है, अब वो वहीं बढ़ रही है। टीपू तो सुल्तान टीपू सुल्तान, अब टीपू सुल्तान पे आए, हर ब्रांड अपनी ब्रांच मस्कन पे, 13D पे जा रही है, आगे जाके नॉर्थ पे आप देखें। पहले एक जमाना था 25-30 साल पहले जो हमारी जो खवातीन लॉन वगैरह जो प्रीमियम फैब्रिक होता था वो डिफेंस क्लिफ्टन के मॉल के अलावा कहीं नहीं मिलता था। अब वो मशरूम ग्रोथ होके हर जगह पहुंच चुका है। नाजमाबाद के अंदर भी इनकी 5-5 6-6 ब्रांच है। बिल्कुल इसी तरह ये हो रहा है कि जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है जिनके साथ मैं उठा बैठा भी हूं, उनको अब ये समझ आना शुरू हो गया है कि वहां पे भी इस सेगमेंट की गुंजाइश है। देयर इज एन इक्वल एडवांटेज। क्यों? अगर आप डिफेंस क्लिफ्टन को देखें तो डिफेंस क्लिफ्टन में जो इंडिविजुअल डेंसिटी है कस्टमर्स की, अगर आपकी टोटल पॉपुलेशन 5 लाख है तो वहां खाने वाले 50,000 हैं। इसी तरह मगर अगर आप नॉर्थ में चले जाएं तो वहां टोटल पॉपुलेशन 25 लाख है, खाने वाले 2 लाख हैं। तो परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी हाई एंड की पाए छोटी है, बट देयर इज कस्टमर है, इसीलिए लोग वहां जा रहे हैं। और आई एम वेरी श्योर कि 10-12 साल में वहां पे 10-12 साल भी नहीं, 3 साल में वहां जैपनीज भी खुलेगा। स्टेक्स तो ऑलरेडी वहां खुलना शुरू हो गए। पहले स्टेक जो था, एक सिंपल सी बात है ना कि मैं और आप ये रिलेट करते हैं कि स्टेक खाना है तो क्लिफ्टन डिफेंस, अब ये ऑप्शन नहीं है। अब टीपू सुल्तान पे तो वो ऑलरेडी आ चुके हैं, गुलशन पे भी आ चुके हैं स्टेक्स के ऑप्शन, नाजमाबाद में भी आ चुके हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता सारी प्रोडक्ट ट्रिकल डाउन मूव होंगी। सो यू वर टॉकिंग अबाउट नाजमाबाद, वो अचानक से ये पर्सपेक्टिव आई थिंक बन गया कि डिफेंस इज द रेस्टोरेंट हब. आई रिमेम्बर 90s में मैकडोनल्ड्स भी पहला एन ब्लॉक में खुला जी। था, लार्जेस्ट. तो एक जमाना था जब पीपल नो दैट नाजमाबाद वाज द मार्केट. तो डू यू रियली थिंक इट्स अ न्यू फिनोमेना या न्यू रियलाइजेशन फॉर बिजनेस ओनर्स के नाजमाबाद भी एक मार्केट है या पीसीएचएस भी मार्केट है? दो दो इश्यूज हैं। पहले तो ये स्ट्रिक्टली माइंडसेट था कि महंगी चीज तो डिफेंस क्लिफ्टन के बाहर चलेगी ही नहीं। पहले ये माइंडसेट था और हर बंदा पाकिस्तान में बिजनेसमैन जो है ना, मैंने आपको जैसे बताया, देखा देखी करता है, डरता है। 2-3 ने हिम्मत की, वो चल पड़े तो लोगों ने मूव किया। अब आप देखें कि अगर रोजाना क्लिफ्टन डिफेंस में 2 रेस्टोरेंट खुल रहे हैं तो नाजमाबाद गुलशन में 5 खुल रहे हैं। अब थोड़ा सा क्योंकि देख रहे हैं मार्केट ग्रो हुई है, तो प्रॉब्लम ये है कि सैडली हम देखा देखी में काम करते हैं, हमें अपनी प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। ये बड़े इश्यूज हैं। अब डू यू थिंक एक रीजन ये भी है कि क्योंकि इकोनॉमी इतनी वॉलेटाइल है और किसी को बिजनेस करना है तो कोई और बिजनेस करना इतना मुश्किल और रिस्की है. आप टेक्सटाइल फैक्ट्री तो हर कोई नहीं लगा सकता, या बिल्डर हर कोई नहीं बन सकता. तो इट्स मच इजियर कि कोई कार्ट खोल लो या कोई कैफे खोल लो या कॉफी शॉप खोल लो, या अगर ज्यादा रिसोर्सेज है तो आपका रेस्टोरेंट आपका खोल लो. सवाल आपका सवाल कुछ हद तक ठीक है, और कुछ हद तक मैं बता रहा हूँ ना, देखा देखी का प्रॉब्लम बिकॉज है। खाने तो ये कॉन्सेप्ट है, खाने तो हर कोई आता है. मैं आपको बताऊं, ये सबसे बड़ा मिथ है कि खाने के बिजनेस में बहुत पैसा है। ये सबसे बड़ा मिथ है। ये मैंने कितने लोगों को 18 महीने की फूडी बाबा की जर्नी में और अपने पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस में उनको समझाया है कि बहुत सारे लोग करते क्या है कि गली के कोने पे निकले, यार ये 100 बन कबाब बेच रहा है, यार ये इतना कर रहा है, इसके महीने के 2 लाख रुपए प्रॉफिट तो बड़ा पक्का हो गया। उसके पीछे उसको उस बंदे की ना एफर्ट नजर आती है, ना उस बंदे के टाइम। सबसे पहले लोगों को यह समझ नहीं आता इंडस्ट्री में कूदने से पहले कि भाई ये बिजनेस टाइम कितना मांगता है। सुबह पहला झाड़ू लगने से लेके कैश काउंटर बंद करने तक, अगर तो मैकडोनल्ड्स के मालिक नहीं हो ना तो बिजनेस को बैठना है गल्ले पे। अब जब उसको बैठना है, इसका और मजे की बात, सारे त्योहारों सारे बड़े दिनों पे आपका काम चलना है।
साल की कोई छुट्टी नहीं है। फिर आपने उस लेबर के साथ काम करना है जो पाकिस्तान के अंदर दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। फिर अब आपका वही सवाल होता क्या है कि एक बंदे के पास पाकिस्तान में अमूमन लोअर मिडिल क्लास प्रिवेलेंट है, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 25 लाख रुपए तक होते हैं। अब सबको पता है कि 25 लाख रुपए में रेस्टोरेंट सेटअप हो जाना है। रेस्टोरेंट का मतलब है कि हुसैनाबाद के अंदर या तो एक सिंगल एक दुकान वाली जगह जिसमें आप बाहर ठेले लगा लो, और एक कार्ट है तो वो फ्रेंच फ्राइज का रेड़ा 50 रुपए से लेके और एक डिसेंट कार्ट मैक्सिमम 7 लाख रुपए तक, और अगर आपके पास रनिंग है मूविंग है तो 12 लाख तक खुल जाता है। अब वो करते क्या है कि लोग जो है देखा देखी में कि यार अब जैसे कुचीना मिस्ता वाला है, कुचीना मिस्ता वाला यार दिन की 1 लाख की सेल कर रहा है, दिन की 1 लाख की तेल कर रहा है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट तो होती कुछ भी नहीं है, क्या है 30-40% है, 50,000 रुपए दिन का प्रॉफिट हो गया, 15 लाख रुपए छाप के जा रहा है पहले महीने में ब्रेक इवन। वो ये देख ही नहीं रहा है कि उस बिजनेस में क्या कॉस्ट है, क्या लॉजिस्टिक्स है, क्या सप्लाई चेन है। इसकी वजह से पाकिस्तान में 50 रेस्टोरेंट अगर खुल रहे हैं तो विद इन 6 मंथ्स 70% बंद हो रहे हैं। They don't have a jack idea about costing, and the only thing they are doing is they are copying others. That's the problem. बट ये बात भी आपकी सही है कि जाहिर सी बात है ये कम पैसों में खुलने वाला बिजनेस है, और बहुत सारे आजकल के बच्चों को एक और प्रॉब्लम ये हो गया है कि उनके जहन में ये डाला जा रहा है कि भाई नौकरी करना तो गुनाह है, अपना काम खोलो, अपना काम खोलो। उनके माइंड बेचारों के इतने दबा दिए गए हैं कि यार वो अपने माँ बाप के पीछे लग जाते हैं कि जो जमा पूंजी है हमें दो, हम तो इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर बनेंगे, और उसके चक्कर में सब बर्बाद हो जाता है। जिसको कहीं जॉब नहीं मिलती वो एंटरप्रेन्योर है। पाकिस्तान में ये है, जिसको कहीं जॉब नहीं मिलती वो एंटरप्रेन्योर, फ्रेंच फ्राइज का रेला एंटरप्रेन्योर। विच ब्रिंग्स मी कि जो एंटरप्रेन्योर भी नहीं बन सकता वो ब्लॉगर भी या इन्फ्लुएंसर भी एंटरप्रेन्योर है, और ऑफ कोर्स फॉर देम दे डू इट फॉर अ लिविंग विच इज नॉट बैड। और सारी दुनिया में ये होता है, आप दुबई देख लें, सबसे ज्यादा फूड इन्फ्लुएंसर्स वहां पे मिलेंगे। आई हैव एक्सपीरियंस के बहुत बड़े बड़े नाम मैं ले सकती हूँ जिनका फूड आई वुड से इट्स नोवेयर, लेकिन वो बहुत हाइप्ड है। वहाँ रश भी होता है। आप सबसे बड़ी उसकी मिसाल ले लेना, वो तुर्की का कौन है, नुसरत क्रैप है। मतलब इट्स जस्ट अ माइंडसेट। नुसरत का कंपेटिटर है, मैं टर्की में गया हूं, जो उसकी 1/4 प्राइस पे देता है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। इट्स सच एन अमेजिंग। बट दुबई में ही इज ह्यूज बिकॉज ऑफ द सेम एग्जैक्टली ब्लॉगर्स। तो ब्लॉगर्स भी आल्सो इट्स देयर जॉब एंड दे डू इट फॉर द लिविंग, एंड इट्स एन इंटरनेशनल फिनोमेना। यूएस में भी है, ब्रिटेन में भी है, टर्की में भी इवन है। तो फिर पाकिस्तान में अगर ये काम हो रहा है तो व्हाई डू यू हैव एन इशू विद इट? मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में ये काम अगर हो रहा है, देखें आप, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट से टोटली डिसएग्री करता हूं कि ये काम ठीक है, चाहे पाकिस्तान में हो रहा हो चाहे पूरी दुनिया में हो रहा हो। एक सीधा सा प्रोसेस है ना, मैं प्रोसेस को समझा देता हूं। मैंने एक बंदे से पैसे लिए, मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट आऊंगा, मुंह में चीज उठाऊंगा और तारीफ करूंगा। किसी बंदे को आप खाने को बगैर सोचे समझे झूठ बोल रहे हो। हाँ, अगर मैं वो बंदा अपनी पोस्ट के ऊपर ये लिख देता है कि दिस इज अ पेड प्रमोशन, दैट्स इट, उसने डिक्लेयर कर दिया, अभी वो पब्लिक को ये गलत डायरेक्शन दे रहा है कि मैंने टेस्ट किया है, मैंने ट्राई किया है, बहुत अच्छा है। तो ये मेरे हिसाब से पाकिस्तान में हो, दुनिया में भी कहीं हो, ये झूठ है, एंड दैट इज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। ओके, थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन। आप डिजिटल मार्केटिंग से, वी नो दैट जो ब्लॉग्स या व्लॉग्स या इन्फ्लुएंसर है, इसका पूरा आइडिया ही ये है कि वो चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, वो फैशन इंडस्ट्री है या मेकअप स्किन केयर है या फूड इंडस्ट्री है या इवन ट्रैवल इंडस्ट्री है, ब्लॉगर्स या इन्फ्लुएंसर्स इस्तेमाल ही उनको प्रमोट करने के लिए होते हैं। अगर आप ये डिक्लेयर कर दे हर ब्लॉगर के हम दिस इज पेड, तो शायद पब्लिक उस पर यकीन नहीं करेगी, और फिर जो बिजनेस ओनर होगा उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा कि फिर जब इसने डिक्लेयर कर दिया और ये मुझे बेनिफिट ही नहीं देगा तो मैं इसको पैसे क्यों दूं। तो इट्स अ सेटलमेंट, इट्स एन अनसेड रूल कि सबको पता है कि ये पैसे लेके ही हुआ है। वो बात आपकी सही है, बट मेरी तो डायरेक्शन फिर तो ये इंडस्ट्री पे ही क्वेश्चन मार्क आ गया ना। मैं आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्टली कहूं, मेरा ओपिनियन है ये सब गलत है। अब जाहिर सी बात है, माहिरा खान जो है वो टेक्नो का मोबाइल का ऐड कर रही है, माहिरा ने अपने दोस्त को टेक्नो गिफ्ट नहीं करना, जाहिर सी बात है वो नहीं यूज करेगी ना, वो कैसे यूज करेगी, हो ही नहीं सकता।
इरफान जुनेजो जीरो का एयरबड यूज करके बोल रहा है कि जिंदगी का बेहतरीन एयरबड है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि क्या कहते हैं, वो उस बंदे ने कभी जिंदगी में लेटेस्ट 1 साल के पीछे का एयरपॉड नहीं यूज करना, और वो दुनिया को झूठ बोल रहा है कि मैं क्या कहते हैं जीरो का एयरपॉड बहुत अच्छा है। मैं इस कॉन्सेप्ट से इख्तिलाफ करता हूं, ये झूठ बोलना है। बट एज अ मार्केटर प्रोफेशनली बात करते हैं, आपको पता है कि जीरो के ब्रांड मैनेजर ने सोचा होगा कि जिस ऑडियंस को इरफान जो ने जीरो टारगेट कर रहा है वो एयरपॉड्स यूज करने वाली ऑडियंस नहीं है, और वो इतना दिमाग सोचने की कैपेसिटी नहीं रखती कि इरफान जो ने जो सिर्फ एप्पल के एयरपॉड्स या चले सैमसंग के या कोई हाई एंड यूज कर रहा होगा। और अगर रखती है तो फिर ये ब्रांड मैनेजर की रिसर्च का फॉल्ट है, वो एक अलग चीज है। लेकिन ऐसे तो आप फिर पूरी इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री वाइप आउट हो जाएगी अगर कोई भी किसी से पैसे लेके वही ना, एक एक्सट्रीम एंड का पर्सपेक्टिव होता है ना, तो दैट इज माय पर्सपेक्टिव इज वेरी एक्सट्रीम अबाउट इट, क्वाइट ऑनेस्टली। यस, millions of people are doing it, but yes, my perspective is extreme about it and I don't approve this. I think that it should be, there should be a disclaimer, and ठीक है, क्या कहते हैं, फूड इंडस्ट्री के बाहर टू सर्टेन एक्सटेंस मेरा दिमाग उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि जाने दो, बट खाना ऐसी चीज है दैट गोज इनटू योर बॉडी, यू शुड नॉट एटलीस्ट बी लिटिल एथिकल इन दिस एस्पेक्ट तो एज वेल, कि आप खाने के ऊपर बगैर कुछ रिसर्च किए। अब एक बहुत बड़े ब्लॉगर हैं, उन्होंने एक जगह जाके वीडियो बना दी, उनके सामने खटाखट में मार्जरीन डल रहा था, और वो वीडियो में बता रहे हैं कि ये मक्खन में खटाखट बनाते हैं। आई मीन, मैं उस रेस्टोरेंट गया उसकी वीडियो के बाद, तो मैंने बोला मुझे खटाखट मक्खन में बनाओ, मैं शूट करने के, मैंने कहा तुमने तो ये मार्जरीन यूज कर लिया है। बोला हम ये यूज करते हैं, हमने उसकी वीडियो में भी ये यूज किया था, वो तो मक्खन ही बोलता है। मैंने कहा मैं तो मार्जरीन को मक्खन नहीं बोल सकता। बट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि मक्खन एंड मार्जरीन आर डिफरेंट थिंग। बल्कि एक मार्जरीन का ब्रांड है, आई एम नॉट टेकिंग नेम, इट इज एक्चुअली यूज्ड एज मक्खन एंड प्रमोटेड एज अ हेल्दियर ऑल्टरनेटिव टू मक्खन। सो पाकिस्तान में माइंडसेट, आई थिंक यू कैन, आप इन्फ्लुएंसर को वहां पे नहीं ब्लेम कर सकते, वहां पे थोड़ा सा एजुकेशन का भी मसला है। देखें, इन्फ्लुएंसर को क्यों नहीं ब्लेम कर सकते, क्योंकि वो स्पेसिफिकली यही टास्क कर रहा है। मैं, आप करेंगी, मैं नहीं करूंगा, आप करेंगी, तो जाहिर सी बात है, ठीक है, एक बंदा जनरल फूड इंडस्ट्री का बंदा नहीं है ना, मगर फूड की इंडस्ट्री का बंदा होके, अब एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है पिछले 3-4 दिन से, कि मैं एक कॉर्न डॉग की शॉप पे गया, नाम है प्रोडक्ट का कॉर्न डॉग, कॉर्न डॉग बना रहा था, मैंने उसको बोला कि भाई कॉर्न डॉग में तुम मैदा क्यों डाल रहे हो? उसने बोला हम मैदे से ही बनाते हैं। तो मैंने वीडियो पे ये कह दिया कि ये ऑथेंटिक कॉर्न डॉग नहीं, और आपको मैं बताऊं उसकी कितनी कंट्रोवर्सी हो गई कि गरीब का बिजनेस तबाह कर दिया। मैंने एज अ फूड क्रिटिक, मेरी इखलाकी जिम्मेदारी है कि मैं पब्लिक को बताऊं भाई, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं बोलूं उसने खीर जो है वो मकई से बना दी है। भाई ओरिजिनल खीर चावल से बनती है, तो मेरा फर्ज है ना ये बताना, बस। तो दैट्स हाउ इट इज। जो मेरा पाथ है और जिस डायरेक्शन में मैं चल रहा हूं, ऑब्वियसली इट्स नॉट द मोस्ट म्यूजिकल, नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल पाथ, आई अंडरस्टैंड दैट एंड आई हैव एक्सेप्टेड दिस। सो आपने अभी ये परसेप्शन दिया कि जो ब्लॉगर्स होते हैं या फूड ब्लॉगर्स होते हैं उनके रिव्यू में क्रेडिबिलिटी इशू होता है, बट वी हैव ब्लॉगर्स लाइक जिया तबारक जो किसी रेस्टोरेंट पे के बारे में अगर वो रिव्यू करते हैं तो पीपल ट्रस्ट देयर वर्ड, और वहां पे हमें नजर आता है रश। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपका मैंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करने दिया, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जिया भाई, ही इज अ वेरी नाइस गाय। मुझे ये बताइए कि किया जिया तबारक ने जितने भी वीडियोस, इसका मतलब कि जिया तबारक आर्ग्यूबली इज द बिगेस्ट फूड ब्लॉगर ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग कंटेंट, तो उसके दिए हुए रिव्यूज का मतलब वो जितने बड़े लेवल पे है, सारे रेस्टोरेंट आजकल सुपर हिट होंगे, ऐसा ही है? नहीं, पीपल टेक, कस्टमर टेक इट एज नहीं, बट एटलीस्ट उन रेस्टोरेंट पे रश होगा। कम से कम भी 5 रेस्टोरेंट में गिनवा सकता हूं जो बंद हो गए। एक एग्जांपल है कबाबिश, शारा फैसल पे एक रेस्टोरेंट था कबाबिश, उसका जाके जिया साहब ने रिव्यू दिया था कि इट इज द बेस्ट रेस्टोरेंट इन कराची, इसका बेहतरीन बुफे है, ये है, वो है, जबरदस्त है, एंड द रेस्टोरेंट फ्लंक्ड इन 6 months। Why? If we can pull the crowd, and that is the biggest problem this industry has, and this is my fight with the industry, कि these people think कि if they pay this much X amount, and he was paid huge amount for this. I even know the precise amount. मैं आपको ये बता रहा हूं कि लोग करते क्या हैं कि लोग ये समझते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करेंगे,
हम जिया तबारक, XYZ, इरफान जुनेजो, ABC, इनफैक्ट मैं अपना नाम ले लूं फूडी बाबा का, इसको बुला देंगे, ये रिव्यू कर लेगा, हमारा रेस्टोरेंट चल पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि अगर इन लोगों की बात से और इन लोगों को अगर खाने की समझ होती तो फिर इनके कहे हुए तो सारे रेस्टोरेंट आज छत पे होते सेल्स पे, नहीं है ना, ऐसा ही है। बात ये है कि इंडस्ट्री जो है वो ये चीज समझती नहीं है कि मैं आपको अपने ऊपर रख के बात बताता हूं कि अगर मैंने 500 वीडियोस की हैं उसमें से 3 वीडियोस ऐसी हैं जिनकी मैंने जिन रेस्टोरेंट के पॉजिटिव रिव्यूज दिए हैं वो भी बंद पड़े, तो ये मेरे पे भी अप्लाई होता है कि मैंने भी एक जगह का पॉजिटिव रिव्यू दिया है, वो बंद हो गया है। प्रोडक्ट को सस्टेन करना, प्रोडक्ट को लॉन्ग टर्म चलाना, ये ब्लॉगर नहीं कर सकता, चाहे वो फूडी बाबा हो, चाहे वो जिया तबारक हो, चाहे वो हमजा भट्टी हो। प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ही चलाएगी, अच्छी प्रोडक्ट चलेगी, बुरी प्रोडक्ट नहीं चलेगी। तो फिर विच ब्रिंग्स मी टू माय क्वेश्चन, फिर ब्लेम ब्लॉगर पे नहीं हुआ? ब्लॉगर कहता है माय जॉब इज पुलिंग द क्राउड, ही इज डूइंग द तो जॉब फिर वेल, वो ही इज अपने आप को पुलिंग द ब्लॉगर क्राउड। नहीं बोले, वो प्रमोटर बोले ना। मसला है द रेस्टोरेंट इज नॉट डूइंग द जॉब, दे उन क्राउड पुल तो ब्लॉगर का रहा है जो उसका काम था, अब तो रेस्टोरेंट का यहाँ पे काम वो है, ठीक है, और कस्टमर तो पे वो भी अपने थोड़ा आप वो, ओनस ऑफ हाँ रिसर्च आपकी बात नहीं बिल्कुल होता। सही है, तो वो अपने आप को फूड ब्लॉगर नहीं बोले ना, वो बोले मैं फूड प्रमोटर हूं, मैं प्रमोट करता हूं। बोले मैं प्रमोट करता हूं, क्यों बोलता है कि वो खाना खा के मेरा जायका अच्छा है? दैट्स फॉल्स ना। बट ब्लॉग्स का तो कॉन्सेप्ट हमेशा से, जब विजुअल नहीं आया था, टेक्स्ट ब्लॉग्स होते थे, उस जमाने से भी कॉन्सेप्ट यही Any था। industry, any profession that goes unidirectional is wrong. That's my perception. How can someone say in every daily blog, good, 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 good? That's not possible. What is your credibility or critique? That's the point. So that's how it is. But again, my stance, I understand, is going against the tide, or a little bit controversial, but that's how it is. I have my facts to back them. वी आर गोइंग टुवर्ड्स द क्लोज। आपने लाहौर इस्लामाबाद का फूड सीन एक्सप्लोर किया है, हाउ डू यू बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट? एक्सप्लोर किया है। आप कराची वर्सेस लाहौर एंड इस्लामाबाद उसको कैसे देखते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है। लाहौर के टेस्ट काफी डिफरेंट है कराची से। कराची में, अच्छा एक बात तो तय है कि पाकिस्तान में कराची फूड का डायंट है। अगर आपको बारबेक्यू बोले तो लाहौर से अच्छा बारबेक्यू कराची में है, इस्लामाबाद से अच्छा बारबेक्यू कराची में है। बट अगर आप जेन्युइनली डिफरेंट फ्लेवर्स एक्सप्लोर करने जाएं तो एक एग्जांपल है कि इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद बीइंग क्लोज टू पेशावर, वहां पे जो नमकीन बोटी, जो इस किस्म के पेशावरी टेस्ट हैं, अफगानी टेस्ट हैं, जितने अच्छे इस्लामाबाद में मिलते हैं वो नहीं मिलते। इसी तरह अगर लाहौर में जो देसी खानों का बादशाह है, देसी खानों की जो प्रोडक्ट्स हैं, देसी मुर्गी, अपना बट कढ़ाई, और देसी फ्लेवर्स हैं, उनकी निहारियां हमारी निहारियों से बहुत फर्क हैं। उनके जो देसी फ्लेवर्स हैं वो वाकई बहुत अच्छे हैं। फर्क है एज एन अच्छा है, लाइक लाहौरी निहारी एंड लाहौरी कढ़ाई इज बेटर देन कराची नॉट कढ़ाई? बेटर, दे आर डिफरेंट, ओके। दे हैव देयर ओन स्टैंडिंग। मगर अगर आप बोलें कि मटन कढ़ाई नहीं बनाना आती लाहौरियों को, बिरयानी उनका टेस्टी अलग है, वो बिरयानी एक अलग तरीके से खाते हैं। उनको बेसिकली मेजॉरिटी जो लाहौर की प्रोडक्ट्स हैं उसमें गरम मसाले का अंसर कम होता है, इसीलिए वो बिरयानी उनको हमारे जैसी नहीं पसंद। हम खाते हैं ढेर मसाले वाली बिरयानी, उनको जरा ढीली प्रोडक्ट चाहिए, पुलाव टाइप प्रोडक्ट चाहिए। और क्या कहते हैं, उनके जो फाइन डाइनिंग प्लेसेस हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इवॉल्विंग है। इनफैक्ट बेकरी कल्चर, मैं जब भी लाहौर जाता हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं लाहौर की बेकरीज एंजॉय, बेकरी ऑफ कोर्स, क्या जबरदस्त बेकरी एवोल्यूशन है, क्या क्रोसांट्स मिलते हैं, क्या नए नए वेरिएशंस आते हैं। इवन वो इस्लामाबाद में भी उसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में एक बेकरी खुली है, मैंने जाना है 20 दिन बाद, जिसमें वो बनाता ही नहीं है बेकरी, वो ब्राउनीज बनाता ही नहीं है। आप आधा घंटा पहले उसको ऑर्डर देंगे, ऑनलाइन पे करेंगे, देन यू पिक फ्रेश, एंड इफ यू डोंट पिक फ्रेश इट्स गॉन। So I don't think we can simply compare directly। कराची अपने वॉल्यूम के हिसाब से जो प्रोडक्ट्स बनाता है, जाहिर सी बात है उस वॉल्यूम की वजह से उसको एक डेफिनेट एडवांटेज है। टेस्ट में एक क्राइटेरिया एस्टैब्लिश है, लाहौर का अपना क्राइटेरिया है। आप ये नहीं कह सकते कौन अच्छा है कौन बुरा है। यस, देयर इज अ डिफरेंस। जो लोग खाने के शौकीन हैं और जो पेड ब्लॉगिंग नहीं करते,
उनके जहन इतने खुले हुए होते हैं कि वो हर जगह के फूड को उसके हिसाब से जज करते हैं। बट एक एग्जांपल दे रही हूँ, बट कढ़ाई का हम्म। आपने लिया तो इट आई थिंक इट डिडंट डू सो वेल इन कराची जितनी वो लाहौर में वो नहीं, सक्सेसफुल वो है। टेस्ट की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं, हम लोगों को आदत ही नहीं है कि इतनी चर्बी नुमा देसी गोश्त को खाने की आदत ही नहीं है लेकिन कि बारबेक्यू टुनाइट लाहौर में एक्सेप्टेबल है एंड इट्स डूइंग गुड। इट्स डूइंग गुड। क्योंकि बारबेक्यू टुनाइट की एस्टेब्लिशमेंट, अगर आप बारबेक्यू टुनाइट का लाहौर का खाना खाएं, मैंने खुद कभी नहीं खाया, बट आई एम श्योर कि उन लोगों ने वाकई उसके हिसाब से वहां अपना टेस्ट एडजस्ट किया होगा। ओके ओके, इन द एंड अगर आपसे मैं पूछूं टॉप 5 वेस्टर्न एंड देसी अंडररेटेड रेस्टोरेंट्स और ओवर रेटेड रेस्टोरेंट, आप बता दें। अच्छा, वेस्टर्न में अंडररेटेड इज डेफिनेटली एडो, underrated is definitely Mapolos is quite underrated. Okay, and Esquire's coffee shop, उसके जो sandwiches हैं they're really good, very underrated. याजू का तो अभी तक कोई खास सीन बना नहीं है, याजू इज वेरी गुड, आई लव्ड याजू, आई वुड लव टू गो बैक अगेन। एंड पता नहीं क्यों अभी याद ही नहीं आ रहा है। ओवररेटेड पे आ जाए। ओवररेटेड तो और मुश्किल है। ओवररेटेड में आई थिंक डेफिनेटली चौपाल देसी एग्जॉटिक बुफे, इट्स हाईली ओवररेटेड। कॉफी बीन एंड टी लीफ मैंने बोल दिया, कॉफी बीन एंड टी लीफ बहुत ओवररेटेड है। एक अपना गालिब ओवररेटेड है, मुझे गालिब भी नहीं समझ में आता, उसकी कॉस्ट वैल्यू इक्वेशन बिल्कुल नहीं बैठती। सकूरा द वन दैट इज आउटसाइड, that is very overrated. The one inside is quite decent, but the one that is in the Defense Clifton, it's a complete no. Overrated में Mirchili. Overrated? Yes, Mirchili is overrated in my context. I don't like Mirchili. Okay, It's again a very interesting. That's an interesting yes, insight. that's an interesting insight. I don't find it good value for money equation. I can't have my charts like this. That's not acceptable. So as a food critique, जो और लोग फूड ब्लॉगिंग या इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्री में या क्रिटिक इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, अगर कोई आपकी लाइन पे ही चले? सबसे पहले मैं एक बात समझा दूं कि अगर फूड क्रिटिक करनी है तो पैसा कोई नहीं बनेगा, एक बात ये जहन में रख लो। थोड़ा सा मैं इस बात को इलेबोरेट करता हूँ कि पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे कराची में फूड ब्लॉगर्स जो है ना वो डब्बा उठाओ और फूड ब्लॉगर्स बढ़ क्यों रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपने फूड क्रिटिक में देखें, इस वक्त फूड इंडस्ट्री में, पाकिस्तान की ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में दो कैटेगरी के लोग हैं, एक वो जो पेड ब्लॉगिंग करते हैं और दूसरी तरफ तनहा फूडी बाबा। तो अगर आपको फूड ब्लॉगिंग करनी है तो आप ये समझ लें कि फूड ब्लॉगिंग में क्रिटिक में आप करेंगे तो आप कोई पैसा नहीं कमा सकते, कोई इनकम नहीं है। इस वक्त क्रिटिक को कोई समझता ही नहीं है और क्रिटिक को कोई एक्सेप्टेबल किसी के लिए है ही नहीं। मैं अगर किसी को बुरा कह दूं तो बस मैं बुरा बन जाता हूँ, अच्छा कह दूं तो मैंने उससे पैसे ले लिए। अब बाकी रह गई बाकी फूड ब्लॉगिंग, तो देखें फूड ब्लॉगिंग जो है ये काफ़ी अच्छा करियर है और मैं इसकी बड़ी अच्छी मिसाल दूंगा। सुमेर खान कुछ एक्स्ट्रा कर कुरंगी के एक इलाके से एक बड़े ही लोअर मिडिल क्लास भी आप उसको टू सर्टेन एक्सटेंट नहीं कहेंगे, बिल्कुल लोअर क्लास फैमिली से वो लड़का खड़ा हुआ और माशाल्लाह से अपने कंटेंट की वजह से आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। उसके लाखों करोड़ों पाकिस्तान में फॉलोअर्स हैं और वो एक रेप्यूटेबल नेम है इन द इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री में आना आसान है, इस इंडस्ट्री में आना आसान इसीलिए है क्योंकि आप अपना मोबाइल, अगर आपके पास हल्का सा भी डिसेंट मोबाइल है 50-60 हज़ार रुपए का, तो आप अकेले जाके शूट कर सकते हो। आपको क्या कहते हैं, ज़रा सा आप शूट करोगे और थोड़े से भी आपके पास व्यूज़ आना शुरू हो गए तो आपको कुछ नहीं तो फ्री फूड मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर मोबाइल लेके घूमोगे तो रेस्टोरेंट वाले इतने डेस्परेट हुए हुए हैं, खास तौर पे बी सी कैटेगरी की फूड स्ट्रीट्स, कि वो आपको इमीडिएटली बोलेंगे हमारा फ्री शूट कर लो, हमारी वीडियो डाल देना। और जब इस तरह चलता रहेगा तो 50-60 वीडियोस के बाद आपको फिर वो
बाइक के भी पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे और थोड़े दिनों बाद जेब में भी पैसे आना शुरू हो जाएंगे। बट ये है कि कंटेंट में ऑनेस्ट रहो। जो लोग पेड ब्लॉगिंग कर रहे हैं, एक एग्जांपल मैं सुमेर की वापस दूं कि वो किसी का स्टाइल कॉपी नहीं करता है। आजकल लड़कों का प्रॉब्लम ये है कि अगर इरफान जुनेजो ने रमजान की सीरीज की है तो उसके हाथ जुलने के स्टाइल कॉपी करना है। किसी को कॉपी नहीं करो, अपना जेन्युइन स्टाइल और कंटेंट बनाओ। अगर किसी को कॉपी कैट देखना है तो उसकी कोई लाइफ नहीं। अपना कंटेंट बनाओ, अपना स्टाइल बनाओ। फूड क्रिटिक करनी है तो ये सोच के आना कि या तो माँ बाप के पैसे से काम होगा या तुम्हारे पास दूसरी इनकम सोर्स होनी चाहिए, वरना तो काम नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच अदील, वी आर क्लोजिंग हियर, और इसी के साथ हम लोग शो क्लोज करते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज सना अदनान साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।